गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ओके, तो उसके अंदर हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लेग्यूम्स। ओके, तो लेग्यूम हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ बीइंग सोइल फर्टिलिटी स्टोरर। मीन्स क्या है, जो लेग्यूम है, लेग्यूम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उनकी रूट्स के अंदर फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन को रूट के अंदर फिक्स करते हैं। अब नाइट्रोजन को रूट के अंदर फिक्स करेंगे तो जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट की अमाउंट होगी वो रिच हो जाएगी, है ना। सोइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी, हमें एक्सेसिव फर्टिलाइजर देने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एक्सेसिव नहीं देंगे, लाइक फर्टिलाइजर अगर हम वहाँ नहीं देंगे तो हमारी सोइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी। बिकॉज जो ये वाला नाइट्रोजन फिक्स होगा वो होगा ऑर्गेनिक और वो होगा इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, सोइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, और जो सोइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा तो अल्टीमेटली हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज होगी, है ना। इसलिए बोला गया जो लेग्यूम है इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है और इसको सोइल फर्टिलिटी रिस्टोरर की तरह यूज किया जाता है। बिकॉज इसके पास एबिलिटी होती है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करने की और राइजोबिया के साथ सिम्बाइसिस करने की। ठीक है, अब राइजोबिया और इसका क्या रिलेशन है, देखो। लेग्यूम की जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, लेग्यूम की जो रूट्स होती हैं वहां पे प्रेजेंट होता है कौन, राइजोबिया। वहां प्रेजेंट होता है राइजोबिया। तो राइजोबिया क्या करता है, एसोसिएशन करता है। एसोसिएशन का मतलब रिलेशन, पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म, एक को फायदा तो दूसरे को भी फायदा। तो ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके इन दोनों के बीच में क्या कर लेता है, एसोसिएशन कर लेता है। अब यहाँ कंफ्यूजन आएगी, सर नाइट्रोजन के साथ कैसे एसोसिएशन करेगा। तो यहाँ देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया वहाँ यूज होते हैं ना इनको फिक्स करने के लिए, तो ये उनके साथ एसोसिएट करेगा और उनके साथ एसोसिएट करके नाइट्रोजन को उनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर फिक्स करेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, legume could prove an important ingredient of INM when grown for grain or fodder in a cropping system or when introduced for green manuring। देखो, जो लेग्यूम्स है वो एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। क्यों, अगर देखा जाए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर, व्हेन ग्रोन फॉर ग्रेन, जब हम लेग्यूम को ग्रेन के लिए ग्रो करते हैं, जब हम इसको ग्रेन के लिए ग्रो करते हैं, ठीक है, और फोडर के लिए ग्रो करते हैं, और फोडर के लिए ग्रोन करते हैं, और या फिर ग्रीन मैन्योरिंग के लिए करते हैं। अगर ग्रोन किया ग्रेन और फोडर के लिए तो फोडर सिस्टम और फोडर सिस्टम क्या करेगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। हम उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे हमारी लैंड्स पे, फील्ड लैंड पे, और उसको विद द यूज ऑफ कल्टीवेटर और हैरो हम क्या कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे सोइल के अंदर। तो वहां पर जो लेग्यूम क्या करेगा, लेग्यूम वहां पे नाइट्रोजन के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा, है ना। Legume grown as green manure, forage or grain crop improved the productivity of rice wheat cropping system। देखो क्या सीन होता है, क्रॉप रोटेशन की बात करें, हमने पढ़ा था राइस व्हीट लेग्यूम। हमने एक सीजन में राइस व्हीट लगा दिया, हमने पैडी और राइस की खेती कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर लेग्यूम क्रॉप लगाते हैं वहां पर हम लेग्यूम क्रॉप लगाते हैं खेत के अंदर,
तो जिससे क्या होगा, हमारे जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज जो उसकी रिजुविनेटेड सोइल होगी, मतलब जो सोइल है उसको दोबारा यंग बना देगी लेग्यूम। जो सोइल है उसको अगेन यंग बनाने का काम करता है लेग्यूम। तो वहां पर उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगी, सोइल की जो पहले फर्टिलिटी लॉस हो चुकी है उसको कंप्लीट कर देगी। ठीक है, तो ये होता है वर्क लेग्यूम्स का। नेक्स्ट इज क्रॉप रेजिड्यू। so everyone is well known about क्रॉप रेजिड्यू। क्रॉप रेजिड्यू मीन्स क्या है, क्रॉप को हार्वेस्ट करने बाद, या मीन्स बोल सकते हो आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ, आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ after the harvest of crop, after the harvest of crop, जो स्टबल्स रिमेन रह जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू। ठीक है, so crop residue have several competitive uses and may not always available as indicated of INM। जो क्रॉप रेजिड्यू है एक competitive uses है एज अ सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, या बोल सकते हो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये आती है, that integrated nutrient management, है ना। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे होगा, जब क्रॉप रेजिड्यू को हम क्या करेंगे, कल्टीवेट कर देंगे इन द लैंड। क्रॉप रेजिड्यू को हम कल्टीवेट कर देंगे लैंड में। अब कल्टीवेट करेंगे तो उसका क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर बनेगा तो उसके अंदर क्या, उसकी टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा, टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा तो परकोलेशन इंक्रीज हो जाएगा, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो सिंपली सी बात है, क्रॉप रेजिड्यू की एक वर्क होता है, बट क्रॉप रेजिड्यू ऑलवेज अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, yet in the region like नॉर्थ वेस्ट इंडिया where मैकेनिकल हार्वेस्ट इज प्रैक्टिस, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहां पर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। A sizable quantity of residue is left in the field, जिससे कुछ साइज का ही रेजिड्यू लेफ्ट रहता है इस फील्ड के अंदर, which can form a nutrient supply, जो वहां पे न्यूट्रिएंट को बना देता है। ठीक है, देर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिड्यू, वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिड्यूज हैं। अदर क्रॉप लाइक क्रॉप उसके अलावा और भी हो सकती हैं, लाइक पोटैटो, शुगर केन, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, प्रैक्टिस वेस्टेड इज द मोस्ट। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिड्यू जो होते हैं अदर देन क्रॉप लाइक पोटैटो, शुगर केन, वेजिटेबल एक्सेट्रा, उनको ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, उनको वेस्टेड मोस्ट होने से ज्यादा वेस्ट होता है इसके अंदर जो रेजिड्यू होता है। ठीक है, इसलिए क्रॉप रेजिड्यू, जो क्रॉप लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिड्यू बनता है इनके अंदर, लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिड्यू किसके अंदर बनता है, PSB, पोटैटो, शुगर केन, वेजिटेबल। ठीक है, उसके अलावा वीट, पैडी और मेज और सोरगम, इनके अंदर भी लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिड्यू बनता है। Although cereal crops are valuable cattle feed, although क्या है, जो सीरियल क्रॉप है, रेजिड्यू है, आर वैल्यूबल कैटल फीड, जो एज अ कैटल फीड हम सीरियल फीड को, कैटल को फीड करते हैं। दिस कुड बी यूज टू सप्लीमेंट द फर्टिलाइजर वेयर एज अवेलेबल इन द एक्सेस लोकल नीड। देखो, जो सीरियल क्रॉप रेजिड्यू है, लाइक मैंने बात की है, व्हीट, पैडी,
सोरगम, मेज, है ना। तो इनका जो रेजिड्यू होगा वो एज अ कैटल फीड यूज होगा, एज अ कैटल फीड। जो घास चारा देते हैं ना हम गाय या भैंसों को, उसका। ठीक है। दिस कुड बी यूज टू सप्लीमेंट द फर्टिलाइजर। हम इस जो ये वाला जो रेजिड्यू होगा फर्टिलाइजर को सप्लीमेंट देने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ राइस स्ट्रो इन ट्रांस एंड अपर गंगेटिक प्लेन्स हैज अमर्ज अ ग्रेट प्रॉब्लम। अगर हम इसका डिस्पोजल कर देंगे राइस स्ट्रो का अपर या ट्रांस गैंगेटिक प्लेन के अंदर, तो वहां पर एक ग्रेट प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। इन दिस कंबाइंड हार्वेस्टेड एरिया, farmer opt to burn the residue in situ, losing precious nutrient on one hand and polluting environment on another hand. ठीक है। In this combined harvested area, farmer opt to burn the residue in situ. इस चीज को बचाने के लिए जो फार्मर क्या करता है, उस चीज को कंबाइन कर देता है या फिर उसको बर्न कर देता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, लैंड के अंदर जो रेजिड्यूज होते हैं प्रेजेंट, और यू कैन से न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होते हैं हमारी लैंड में, वो लॉस हो जाते हैं व्हेन वी बर्न द लैंड। ओके। जब फार्मर, ये लैंड है हमारे पास, इस लैंड को जब फार्मर बर्न करता है उस रेजिड्यू को जलाने के लिए, तो क्या होता है, वहां पर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वहां पे जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। बिकॉज बर्न के साथ वो हो जाते हैं रिमूव। ठीक है। और अदर हैंड पे वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। एक तो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट का लॉस करेंगे, दूसरा जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करेंगे। ठीक है क्लास। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है रिसाइकलिंग ऑफ दिस रेजिड्यू, recycling of this residue back to field help to build stable organic matter in the soil। अब इन रेजिड्यू को अगर हमें रिसाइकिल करना है तो हमें स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर को यूज करना होगा सॉइल के अंदर, एंड ऑल्सो टू सस्टेन क्रॉप यील्ड लेवल, और हमें क्रॉप यील्ड लेवल को भी सस्टेन करना पड़ेगा। स्टबल लेफ्ट इन द फील्ड इवन इन द ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग मेथड, ट्रेडिशनल जो हार्वेस्ट मेथड है उसके अंदर जो स्टबल लेफ्ट रह जाते हैं, कितना स्टबल, अगर रेंज बात करें स्टबल कितना लेफ्ट रहता है, तो वो 0.5 टू 1.5 टन पर हेक्टेयर वहां पे स्टबल रिमेन रहता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है हेक्टेयर और एकड़ को लेके, हेक्टेयर और एकड़ को लेके। सो हेक्टेयर और एकड़, 1 hectare is equal to 2.5 acre, is equal to 2.5 acre, or you can say it is equal to 10,000 square meter। ठीक है। और it is 4,000 square meter। So 1 acre is 4,000 square meter, 1 hectare is 10,000 square meter। ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन मत होना एकड़ और हेक्टेयर के अंदर। तो जो यहाँ पे स्टबल लेफ्ट रहेगा फील्ड के अंदर, डेट इज 0.5 टू 1.5 टन पर हेक्टेयर है ये। ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंट क्रॉप रेंज रहती है कि किसी क्रॉप में 0.5 हो सकता है, किसी में 0.6 हो सकता है, किसी में 0.7 हो सकता है, किसी में 0.8 हो सकता है। ठीक है। टिल द 1.5 वहां पे रेंज बन जाती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप। व्हेन मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इज डन, जब मैकेनिकल हार्वेस्टिंग डन हो जाती है, तब उस केस में इसकी जो स्टबल की अमाउंट होती है
वो ग्रेटर होती है, बिकॉज वहां पे जो मशीन है वो तो क्या करेगी, सिर्फ ग्रेन ग्रेन को कलेक्ट कर लेगी, बाकी जो कचरा होगा वो तो वहीं फेंकेगी। बट अगर हम हाथ से उसकी मैन्युअल करते हैं, मैन्युअल हार्वेस्टिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिकल, तो वहां पे जो रेजिड्यू बचेगा वो बहुत कम बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली एन्यूमरेटेड एज। इसको ब्रॉडली कैसे यूज किया जा सकता है, उसका फायदा कैसे लिया जा सकता है। सो नंबर वन इज रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ सोइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर क्या करेंगे, हम रिस्टोर करेंगे और सस्टेन करेंगे सोइल फर्टिलिटी। ठीक है, रिस्टोर एंड सस्टेनेंस ऑफ सोइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का एक एडवांटेज ये है कि इससे हम सोइल का रिस्टोरेशन कर देंगे। रिस्टोरेशन किसका, न्यूट्रिएंट्स का। ओके, एंड सोइल फर्टिलिटी को सस्टेन कर लेंगे, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा उसका, हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट डेफिशिएंसी। अगर हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं तो उससे सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी आती है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोनोमाइजिंग इन फर्टिलाइजर यूज एंड इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। फर्टिलाइजर यूज और जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, लाइक जो हमें ऑर्गेनिक मैटर बनाना है, देखो ज्यादा फर्टिलाइजर तो हम देंगे तो अल्टीमेटली सोil की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लॉस होगी ना। तो उस प्रोडक्टिविटी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इकोनॉमी बनानी पड़ेगी बिटवीन ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलाइजर, है ना। फेवरेबल हेल्थ ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हेल्थ ऑफ सोइल। सोइल की फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, केमिकल हेल्थ अच्छी होगी और बायोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। कैसे कि देखो, अगर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर अगर हम आईएनएम के अंदर मान लो हमने स्टेबल को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, स्टेबल को हमने उसमें मल्च कर दिया, स्टेबल को मल्च करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। ठीक है, और बाकी जितनी प्रैक्टिसेस थी, कंपोस्ट डाला तो उससे भी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, है ना। तो इतने जो भी हम प्रैक्टिसेस करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो क्या इंक्रीज होगी, उसकी जो टेक्सचर है, सोयल का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होगा। सोयल टेक्सचर इम्प्रूव होगा तो फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, उसकी कंडीशन इंक्रीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, अवेलेबल जो केमिकल अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे, और बायोलॉजिकल जो वहाँ पे बेनिफिशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बेनिफिशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे हैं वो क्या करेंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे उससे, और जिससे बायोलॉजिकल हेल्थ सॉइल की इम्प्रूव होगी। ठीक है, सो यहाँ हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। द डिफरेंट मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन आर फॉलो। देखो, हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, हमने फर्टिलाइजर पढ़ लिया, ऑर्गेनिक मैन्योर पढ़ लिया, अब फर्टिलाइजर को हम अप्लाई फील्ड में कैसे कर सकते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए हम एक फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके एक्सप्लेनेशंस हैं वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, द डिफरेंट मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन आर एज follows. Number one is broadcasting, number two is placement, number three is band placement, number four is pallet placement. ठीक है,
सिंपल से बता देता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग मतलब फैला देना, फेंकना, जैसे यूरिया छिड़कते हैं ना, वो होता है ब्रॉडकास्टिंग। प्लेसमेंट का मतलब हमारे ये रूट जोन है, ये हमारे रूट जोन है, ये हमारा प्लांट है, प्लांट के हम यहाँ पे इसको प्लेस करते जाते हैं उसके रूट जोन के पास, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंड प्लेसमेंट, यहाँ प्लेस करना, प्लेसमेंट के अंदर यहाँ प्लेस करना या नीचे प्लेस करना, मतलब उसको वहां पे किसी फिक्स प्लेस पे रख देना, डेट इज प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज बैंड प्लेसमेंट, कोई एक बैंड बना लेते हैं हम और उसके अंदर हम क्या करते थे, उसको फर्टिलाइजर को प्लेस करते रहते हैं। नेक्स्ट इज पैलेट एप्लीकेशन, पैलेट छोटी छोटी गोलियों की फॉर्म में आता है, हम उन गोलियों को एप्लीकेशन कर देते हैं, उसको वहां पे प्लांट के साथ साथ क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो नंबर वन इज ब्रॉडकास्टिंग। ये जो ब्रॉडकास्टिंग यूज होती है, ये बेसल एप्लीकेशन के अंदर यूज होती है, मतलब जो सबसे पहले हम यूज करते हैं, सबसे पहले हम बेसल एप्लीकेशन के अंदर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। दूसरा टॉप ड्रेसिंग के अंदर हम क्या करते थे, तो छिड़क देते हैं, छिड़क के हम क्या कर देते हैं, उसकी टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं उसकी सोइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट, प्लेसमेंट भी तीन तरह से होती है। नंबर वन इज फ्लो सोल प्लेसमेंट, हमारा ये फ्लो होता है और इसके साथ एक पाइप लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। हमें इसके साथ पाइप लगी होती है, ये इसको खोदता जाता है नीचे नीचे, ये लाइन बनाता रहता है ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जो जो फर्टिलाइजर है वो यहाँ पे प्लेस होता जाता है साथ में रूट जोन के पास, मतलब जहाँ सीड डलेगा वहीं पे उसको प्रोवाइड कर देना, सीड के साथ साथ न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर देना। तो उसे बोल दिया हमने प्लो सोल प्लेसमेंट। डीप प्लेसमेंट, उसको थोड़ा और नीचे की तरफ प्लेस कर देना, ठीक है। लाइक ये वाला सोल फ्लो होता है, एक डीप प्लेसमेंट होता है, उसके अंदर एक पाइप नीचे की तरफ लगी होती है, जहाँ ये उसके नीचे की तरफ पाइप लगी होती है और ये खोदता रहता है और यहाँ पे डलता रहता है और यहाँ पे नीचे की तरफ फर्टिलाइजर डलता रहता है। तो वो हम जहाँ पे हमने सीड डाला उसे नीचे की तरफ प्लेस करना, वो हो जाएगा डीप प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज लोकलाइज प्लेसमेंट, लोकलाइज प्लेसमेंट मतलब ऊपर प्लांट के साथ ही प्लेस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंड प्लेसमेंट, सो बैंड प्लेसमेंट में हमारा आएगा हिल प्लेसमेंट और रो प्लेसमेंट। सो हिल प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमारी हिल है, हिल के ऊपर हम बैंड बना लेंगे, छोटे छोटे एरिया कट कर लेंगे, हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे, फिर प्लेस कर देंगे, ठीक है। रो प्लेसमेंट, हम हिल पे रो बना ले, ऐसे रो बना लेंगे, ठीक है, और रो के अंदर वहाँ पे प्लेस करते चलेंगे। क्लियर है, नाम से ही क्लियर है एग्जाम्पल। सो आज हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।